आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हलचल के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर में हैं। अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट बोलना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट बचा ही नहीं है। सिर्फ एक ही शिवसेना है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर अटैक किया और कहा कि उद्धव जी जो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं वो और सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीतना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ये धर्मशाला नहीं है। इस देश में वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। इस बीच कल शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव और शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, शिंदे और बागियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही खुलकर कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी और पूछा कि बार बार पार्टी क्यों टूट रही है, बार बार बगावत क्यों हो रही है, ऐसे में आत्मचिंतन की जरूरत है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने मीटिंग से गैर हाजिर रहने वाले बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अयोग्यता की चेतावनी दी है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बागी सांसदों को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में लिखित जवाब मांगा गया है। अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी सांसदों ने अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। ऐसे में उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल शिंदे ने उद्धव पर जुबानी वार किया तो जवाब आज संजय राउत ने दिया। क्या कहा सुनिए। इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारियों को क्या शुभेंदु अधिकारियों को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने उस थाली में छेद करके चले गए हैं। अब जो संजय राउत कह रहे हैं, समीर जी आप नॉन सीरियस रहिए, आप सीरियस समझिए मत समझिए, लेकिन सच तो यह है कि अब ताकत एकनाथ शिंदे की आपसे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप उसमें कोई दो राय नहीं और मुझे लगता है कि संजय राउत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बयान देते हो और शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की एक बड़ी भूमिका है। हालांकि उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं मानते और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी बड़ी टूट हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी में, हालांकि वो कल न उद्धव पार्टी के कार्यक्रम में थे ना एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में थे। कहा जा रहा है कि वो मनेसर में अभी आराम कर रहे हैं सांसद, और कल या परसों में वो अधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। देखिए अब अमित शाह जी ने आज जिस तरीके से बयान दिया ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, अभी बड़ी ओट टूट होने वाली है। हालांकि आज तो सुप्रिया सुले की बेटी की आज शादी है, मुझे लगता है अमित शाह जी भी आज वहाँ बम्बई जाने वाले हैं शादी के अंदर। मुंबई में किसके साथ? लखानी, बीजेपी के एक लीडर है लखानी, उनके बेटे के साथ शादी हो रही है सुप्रिया सुले की बेटे की। नागपुर के बड़े उद्योगपति है, अमित शाह जी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 दिन तो शादी का माहौल रहेगा, फिर दिल्ली में रिसेप्शन है।
तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई बड़ी टूट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार के सांसद भी टूट सकते हैं। जो चर्चा चल रही है कि उनके सांसद भी टूटेंगे, लेकिन कहता है कि अगर सांसद वो टूटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और अब उद्धव ठाकरे के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। जिस तरीके से पहली बार पार्टी टूटी, उसके बाद आपने खड़ी करने की कोशिश की और आपके आज 6 सांसद चले जाते हैं 9 में से, यह बता रहा है कि पार्टी में आपका कितना कंट्रोल है। पार्टी के विधायक, सांसद और कॉर्पोरेटर आपसे किस तरीके से नाराज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कल जिस तरीके से षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है वहां पर और कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई इस समय हाथ मजबूत करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि वो आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे। जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बार बार आपके सांसद आपका साथ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि भाई प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पोस्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप विचारधारा के रूप से आप अपने से लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रह सके, तो ये निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विधायक भी टूटेंगे, कॉर्पोरेटर भी टूटेंगे और अब और भी पार्टी को टूटने की बारी है। और जो नैरेटिव एक चलता है कि कांग्रेस की गोद में बैठी है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जैसा अमित शाह ने किया कहा, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ये नैरेटिव उन पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमने कभी बीजेपी में हमने विलय नहीं किया तो हम कांग्रेस में विलय कैसे कर लेंगे। उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि अगर नहीं चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि मैं पद पर रहूं प्रमुख के, तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, अब उनके हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है उद्धव ठाकरे के, और कह रहे हैं, करके तो उद्धव ठाकरे दिखा नहीं रहे हैं। एक नैरेटिव तो उनके खिलाफ जा ही रहा है। विजय जी, जब नदी सरस्वती हो जाए ना तो उसमें विलय करने की भी जगह नहीं बचती है, तो उस की हालत में शिवसेना मुझे लगता है पहुंच गई है। ये जो दूसरी टूट है ना, ये बड़ा झटका है। इसका मतलब कि या तो उद्धव जी की लीडरशिप कॉम्पिटेंस की बात है या उनमें लोगों का जो शिव सैनिक है उनका भरोसा उस तरह से नहीं रहा। ये कहना बहुत आसान है कि भाई सत्ता के लिए, पैसे के लिए, दबाव की वजह से ईडी सीबीआई सब, लेकिन फिर भी यदि कोई लीडर होता, इतनी पार्टी अभी है ना, गैर बीजेपी पार्टियां बहुत सारी है, कौन सी ऐसे टूट कर चली गई है, कौन सा क्या हो गया है। तो जो लोग लीडरशिप में भरोसा करते हैं, और शिवसेना की पार्टी को तो हम आम आदमी पार्टी की तरह से भी नहीं कह सकते या टीएमसी की तरह से नहीं कह सकते विचारधारा वाली पार्टी, उस तरह से नहीं है। शिवसेना तो एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक बड़ा विचार है, कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके बाद भी ऐसे टूट जाना, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, तो कुछ बचता नहीं। मुट्ठी भले ही आपको बंद दिख रही हो, लेकिन उसमें बचा कुछ नहीं है। उस स्थिति में आ गए, या तो उसको पूरी तरह से वो रीथिंक करें, दोबारा से कुछ काम कर सकते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब शिंदे साहब ने तोड़ लिया या अमित शाह जी ने तोड़ लिया, वो एक्सक्यूज बहुत नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। नहीं, पर इसमें मुझे एक जो सबसे गंभीर बात लगती है, उसको पता नहीं शिवसेना के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, या कोई भी जो राजनीतिक दल है, आप क्या सचमुच राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का युग है, इस वक्त तो सब तोड़फोड़ हो रही है, सब कुछ, तो तोड़फोड़ तो हर वक्त होती रही, जो ताकतवर होता करता है तोड़ता ही है। आप उस टूट के जो लड़ाई उसकी आशंका है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के मन से। आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है अच्छा चलो ठीक है, कल कोई गठजोड़ बनेगा, हम उसके साथ सत्ता में चले जाएं। आपकी लड़ाई बस इतनी है, आपकी लड़ाई है कि कोई ऐसा गठजोड़ बन जाए कि कांग्रेस हो, शरद पवार हो, हम सत्ता में आ जाए। अगर आपकी लड़ाई इतनी है तो आपका कार्यकर्ता देख रहा है कि अगर आप सत्ता के लिए ऐसे परेशान हैं तो वो भी सत्ता के लिए जा रहा है। इस सामान्य जो मनोविज्ञान है, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको राजनीति नहीं आती है, और उद्धव ठाकरे फिलहाल उसी से ग्रस्त दिख रहे हैं। नहीं, पर मैं प्राची आपको इस पे एक और बात बताना चाह रहा था कि होता यह है कि कई दफे राजनीति में, और सामान्य रूप से माना जाता है कि राजनीति में कई दफे कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो अपने एकदम उत्कर्ष पर होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। और आज का जो युग है, जो अभी वर्तमान की राजनीति चल रही है, इस राजनीति में हो सकता है कि कुछ अपवाद हो मेरे कहने के, और उन अपवादों को हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बिल्कुल स्पष्टता लग रहा है जो रीजनल पार्टीज का जो फैमिली बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम उन्होंने कर लिया था, उसके खिलाफ एक आप पूरे देश में ये देखेंगे कि पूरे देश में आपको लगेगा कि एक थोड़ी सी लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है। और इसलिए जो फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं, जो उसकी जो सीमितताएं हैं वो स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये उनके आत्मविश्वास को ही दर्शाता है कि वो कितने लो पे है। और वो लो इसलिए है
कि इन्होंने कभी भी जो रैंकर्स थे अगर उसको वो सत्ता में लाते या उसको उन्होंने पार्टी के उच्च पदों पर रखा होता या उसको तरजीह देते तो ये आज का दिन इनको देखना नहीं पड़ता। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए लागू नहीं होता, ये अन्य सभी उन क्षेत्रीय परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज पर लागू होता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत में, अगर आप समझिए कि भारत में युवा एस्पिरेशनल होता जाएगा, एस्पिरेशनल राजनीति को अगर बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन राजनीतिक दलों पर उनके कार्य करने की शैली पे भी वो होगा। बाकी पार्टियों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र की ही सिर्फ बात करें तो देखिए शिवसेना यूबीटी गुट टूट रहा है, ये तो दिख रहा है। अब खबरें ऐसी हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट भी टूट सकता है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का यह मतलब नहीं है कि हर ऑपरेशन सफल होगा। कि बाबा आत्राम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है, उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा आत्राम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा आत्राम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा आत्राम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा आत्राम को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो अब ये ठीक वैसा ही है समीर जी, जैसा हमने देखा जब संजय राउत बयान दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, या उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही थी कि हम सब इंटैक्ट हैं, हम सब साथ हैं, और जब पार्टी टूटी तो किन किन लफ्जों से नवाजा है बाकी सांसदों को, वो भी हमने देखा। वही हम अभी एनसीपी शरद पवार गुट में भी देख रहे हैं। वाकई में सच्चाई क्या है? क्या ये पार्टी भी टूट सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शरद पवार की पार्टी जरूर टूटेगी, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार की जो पार्टी है उसके अंदर जो बाबा साहेब आत्राम ने जो कहा कि उसमें वेले होगा। अजीत पवार अगर होते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि दोनों पार्टियों का आपस में मर्जर हो जाता। लेकिन अब अजीत पवार ने जो सुनीता पवार पार्टी को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनीता पवार की पार्टी के साथ सांसद मर्ज होंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ा धड़ा शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कुछ सांसद नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो टूट होगी नहीं तो क्या वो इस्तीफा देंगे और वहां से चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर वो आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि 7-8 दिन तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक और टूट होगी और वो शरद पवार की पार्टी में टूट होगी और वो अजीत पवार की पार्टी में न जाकर। अभी शादी की वजह से सब शांत है। अभी शादी की वजह से, अभी शादी का माहौल है। आज बेटी की शादी, अभी 7 दिन है और ये तो कहा भी जा रहा है कि जब सुप्रिया सुले देवेंद्र फडणवीस को शादी का कार्ड देने गई थी अभी, तो उसने कहा था कि भाई अभी शादी का माहौल है तो अभी कोई राजनीतिक टूट-फूट और राजनीतिक गतिविधि मत करना, खुशी का माहौल है, अभी माहौल अच्छा बना रहे। तो मुझे लग रहा है कि अभी सब शादी का माहौल है, सब आएंगे। आज अमित शाह भी शादी में जाने वाले, देवेंद्र फडणवीस वहाँ शादी में रहेंगे, पूरा कैबिनेट रहेगा और उसके बाद मुझे लगता है फिर जब राजनीति शुरू होगी तो अगले महीने उसका असर दिखेगा। अब देखिए, एक बात अब बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में सिक्योरिटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। लालू परिवार इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर चर्चा में है। सुरक्षा में कटौती के बाद फैमिली ने सिक्योरिटी लौटा दी है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने सचिवालय थाने में छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव समेत अन्य 7 लोगों के खिलाफ उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हो सकता है कि विपक्षियों के साथ मिलकर आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है। 4 लोग मेरे आवास पर जबरन घुसे थे। जब तक हमने उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया वो निकल गए। मैं सुरक्षा की मांग करता हूं और हमने सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट में आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो हम मिलेंगे। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव फिर से इस बार चर्चा में हैं।
विषय जो है वो एफआईआर का है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जान पर खतरा है और अपनी सिक्योरिटी की मांग वो कर रहे हैं। आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने ये हत्या का मामला दर्ज करवाया है। विपक्षियों से मिल करके षड्यंत्र साजिश रच करके हम मरवाना चाहते हैं। अभी 4 लोग हमारा घर में जबरदस्ती घुस गया। हमारा सुरक्षा नहीं है, हमने सुरक्षा को सरकार को उनके हवाले कर दिया और ऐसे में भी हमारे घर में जबरदस्ती घुस के 4 लोग मेरा हत्या करने आए थे। पीसी के बाद जब तक हम लोगों ने पकड़ा उसको, वो निकल गया। हमला करवा दे, बम फेंकवा दे, कुछ भी करवा दे, तो डर किसको नहीं? जब आम आदमी को डर है तो हमको भी डर है। अच्छा का हम मांग करते हैं और हमने सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है कोर्ट में, वो प्रोसेस है, वो चल रहा है। अब तेज प्रताप यादव फिर से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उनका परिवार सिक्योरिटी लौटा चुका है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं लाठी डंडों को लेकर। अब तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं ये महज सिक्योरिटी की कवायद है, ये क्या चल रहा है तेज प्रताप या बिहार की सियासत में? हर्षवर्धन जी देखिए, मतलब कई बार लगता है कि सचमुच नेता लोग कैसी मोटी चमड़ी के होते हैं। और तेज प्रताप यादव अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक समय ये कहते थे कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एक समय ये खुद तेजस्वी के ऊपर भी टिप्पणी करते थे कि भाई जो नेता है वो तो कहीं भी कैसे भी जा सकता है, वो अपनी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। और अभी वो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे तो इनके बड़े नजदीकी संबंध हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल से तेज प्रताप के निकलने की सबसे बड़ी वजह वही थी, क्योंकि तेजस्वी जिस आकाश यादव के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं उसको पसंद नहीं करते थे। और कई बार लगता है कि राजनीति में कैसे जनता स्वीकार कर लेती है जिसके ऊपर इतने तरह के गंभीर आरोप हों, जिसके निजी जीवन के ऐसे ऐसे चीजें सामने हों जो बहुत अच्छी छवि न हो, उसके बावजूद उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बड़ी ऊट पटांग बात है कि हमारे घर कुछ लोग घुस आए, मारने के लिए चले आए और अब सुरक्षा दे दो। ये मुझे मतलब विशुद्ध नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं लगता है। एक कहावत है प्राची कि पूत सपूत तो फिर धन किस लिए, और पूत कपूत तो धन किस लिए। मुझे लगता है कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता कहीं और से हो ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक जो समस्याएं हैं, असुरक्षित ये उससे हैं। और ये थाने में जाकर आज जिस प्रकार से अपनी वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये भी दिखाता है कि समय जो है वो इतना बलवान होता है कि किसी को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। एक समय होता था जब लालू यादव और लालू यादव का जो परिवार था वो पूरे बिहार के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ये कहता, दम्भ पड़ता था कि बिहार सुरक्षित है। आज ये खुद अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं। और वो इसलिए है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, कि जब जब परिवारवाद की इस प्रकार से लेप लगेगी राजनीति में, तो उन परिवारों का भी विखंडन होगा और परिवारवादी जो राजनीति है उसका भी हाशिया यही होगा, उसका भी हाल यही होगा। मुझे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा या एक ऑप्टिक्स हो सकता है अपने आप को ध्यान में लाने के लिए, अपने आप को पब्लिक इसमें बनाए रखने के लिए। पर मुझे नहीं लगता है कि बिहार में विधि व्यवस्था इतनी खराब है कि किसी को असुरक्षा की उस प्रकार से आवश्यकता हो। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा विजय जी, चाहे लालू परिवार हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उनके आवास के बाहर आ जाना, बार बार ये कहना कि जानबूझकर हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, और अब उनके बड़े बेटे का इस तरीके से सामने आना और सिक्योरिटी की मांग करना, ये इतना बड़ा मसला बन क्यों गया? देखिए, एक तो बात प्रोफेसर साहब ने कही, वो भी बात है, लेकिन दूसरा मसला क्या है, ईगो इशू है। ये सिक्योरिटी जो है ना हमारे यहाँ पर एक पावर का वो है, सिंबल है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी है उतने बड़े नेता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सिक्योरिटी को खतरा है। यदि सिक्योरिटी को खतरा होगा तो राज्य सरकार का मसला होता है, होम मिनिस्ट्री या होम डिपार्टमेंट जो है वो देखेगा कि किस तरह से कर रहा है और उसको रिवाइज करना होता है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन केवल वो होता तो आपने देखा होगा कि राबड़ी जी का जो घर को बदलने का जो इशू हुआ उसमें तो कोई सिक्योरिटी वाला मसला नहीं था। उसके बाद भी वो लगातार उस पर अड़े रहे। फिर वहाँ पर जाने की बात हुई, फिर कहा कि कमरा अलग से बनाया जाए, 8 कमरों के एक कोठी में एक कमरा और बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अब इतने लंबे समय तक पावर में रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि पावर फिसल रही है। अब पावर में आप जनता ने नहीं दिया तो आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन जो उसके सिंबल्स हैं, जो मैसेजेस है, उसमें एक है बड़ा घर, वो अन्य मार्ग पर घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लाव लश्कर वाला वो हो, फिर सिक्योरिटी हो, वो सारे मसले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यदि सरकार को इस पर देखना चाहिए कि यदि लालू यादव परिवार को या तेज कुमार जी को भी, जिसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है, उस सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन अब इतनी बात हो जाती है कि जो वो भेड़िया आया जैसा भी कई बार हो जाता है
जब भेड़िया आने वाला होता है तब भी किसी को भरोसा नहीं रहता। चलिए, आज के लिए कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी आपका, चंद्रचूड़ जी आपका और समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा